सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव से ठीक पहले कैश ट्रांसफर और मुफ्त उपहार जैसी चीजों को लेकर कड़ी आलोचना किया है। कह रहे हैं कि इससे राष्ट्र निर्माण में बाधा आ रही है। इसके अलावा आज देश की सबसे बड़ी अदालत में हुजूर ने मुफ्त योजनाओं को लेकर बहुत लंबी चौड़ी बातें कही, मगर जैसे ही ध्यान इस तरफ गया कि सुनवाई किस केस की हो रही है तो पूरा माहौल बदल गया और ढेर सारे सवाल मन में आने लगे। हमने सोचा क्यों न इन सवालों को आपके बीच भी रखा जाए, क्योंकि हाल फिलहाल में कम से कम 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जब हमने उन राज्यों का नाम देखा, वहां पर वर्तमान में सरकार किसकी है, इस पर ध्यान गया तो सुप्रीम कोर्ट में हुजूर ने जो बोला है उसके भीतर संदेह नजर आने लगा। तो आइए देखते हैं कि तमिलनाडु राज्य केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों गया है, चीफ जस्टिस ने मुफ्त योजनाओं की कैसी कैसी आलोचना किया है, उधर केंद्र की मोदी सरकार हमारी जबान और आपके कान दोनों पर जोरदार लगाम लगा देना चाहती है, वो भी चोरी चोरी चुपके चुपके, यानी किसी को पता भी न चले और लगामों लग जाए। लेकिन दवायर के हाथ कुछ डॉक्यूमेंट लग गए जो गुजराती जोड़ी की मंशा की पोल खोलता है, यानी सरकार अभिव्यक्ति की आजादी को और ज्यादा मड़ासन्न कर देना चाहती है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और ये पूरा मामला जब आप जान लेंगे तो खुदा साफ हो जाएगा कि एक तरफ आवाजों को दबाने से मोदी सत्ता का मन नहीं भर रहा, दूसरी तरफ टैक्स वसूलने से पेट नहीं भर रहा है और चाहते हैं कि समाज के कमजोर से कमजोर वर्ग की जेब से कितना निकाल लिया जाए, जबकि मजबूत लोगों की जेब से निकालना नहीं है, वहां तो उल्टे डालने का काम हो रहा है। और अब तो विश्वगुरु की सरकार इस हद तक चली गई है कि सेना के विकलांगों को भी नहीं छोड़ना चाहती, उनके पेंशन पर भी टैक्स लगाना चाहती है। ये तीनों ही मामले बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, आपके दम पर चलते हैं, तभी आपकी बात हो पाती है। जिन मुद्दों पर यहाँ चर्चा होती है वो आपको गोदी मीडिया पर इस जन्म में नहीं मिलेगा और इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे साथ रहें। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट की करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने एक रिट याचिका लगाया है केंद्र सरकार के विद्युत संशोधन नियम 2024 के नियम 23 के खिलाफ। दरअसल तमिलनाडु सरकार की यह विद्युत कंपनी केंद्र सरकार के नियमों का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि तमिलनाडु का कहना है कि हमारे यहाँ लंबे वक्त से जनता को सब्सिडी वाली बिजली या मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की नीति रही है, ये हमारी जनहित की नीति है। मगर केंद्र सरकार ने जो नियम 23 बनाए हैं ये सीधे सीधे मुफ्त बिजली वाली नीति को प्रभावित करते हैं या कर सकते हैं, यानी तमिलनाडु सरकार अपने लोगों को बिजली सब्सिडी पर या मुफ्त में देना चाहती है, मगर केंद्र सरकार के नियम इसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं। इसी के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तमिलनाडु राज्य के वकील से चीफ जस्टिस सूर्यकांत क्या कह रहे हैं, एकदम टकटकी लगाकर सुनिए। चीफ जस्टिस कहते हैं कि क्या ये जनता के हित में है कि राज्य सरकार इन सब खर्चों को वहन करे। हम सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरे भारत की बात कर रहे हैं। मुफ्त योजनाओं के कारण पूरा देश पहले से ही उलझा हुआ है। आखिर हम किस तरह की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं? बिजली का बिल चुकाने में जो सक्षम है और जो हाशिए पर है यानी गरीब है, उन दोनों के बीच क्या अंतर रह जाएगा? यानी अगर आप एक मुश्त सबको बिजली पर सब्सिडी देंगे या मुफ्त बिजली देंगे तो जो बिल दे सकते हैं और जो नहीं दे सकते हैं, दोनों में फर्क क्या रह जाएगा? ठीक है कि आप कल्याणकारी राज्य होने के नाते गरीबों को मदद पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग खर्चा उठा सकते हैं उनका क्या? अगर आप मुफ्त योजनाएं देना शुरू कर देंगे तो क्या ये एक तरह की तुष्टिकरण नीति नहीं होगी? चीफ जस्टिस ने राज्य सरकारों द्वारा मुफ्त योजनाओं की घोषणा करने की प्रवृत्ति की भी निंदा की और कहा कि ये प्रवृत्ति कब तक चलती रहेगी, इससे देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सब कुछ पूरे देश में हो रहा है, हम कभी कभी वास्तव में परेशान हो जाते हैं। तमिलनाडु से इन्होंने कहा कि भले ही आपका राज्य राजस्व अधिशेष वाला राज्य है, यानी आप पैसे वाले राज्य हैं, घाटे में नहीं है, तब भी क्या ये आपका दायित्व तो नहीं है कि आप उस पैसे को आम जनता के लिए विकास में, सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों के निर्माण में खर्च करें? इसके बजाय आप लोग चुनाव के समय भोजन कपड़ा बांटते फिरते हैं और जनता हर चीज का आनंद लेती है। इस देश में हो क्या रहा है? चीफ जस्टिस ने कहा कि जो लोग सक्षम नहीं है, जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ाई का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है तो राज्य मदद कर सकता है, ये राज्य का कर्तव्य है और मदद करनी चाहिए। लेकिन जो लोग खर्च वहन कर सकते हैं, जिनके पास सभी तरह के संसाधन हैं, साधन हैं, उपलब्ध हैं, वो लोग धनी हैं, कई बार ऐसे लोगों के पास मुफ्त की सहायता सबसे पहले पहुंच जाती है। क्या इन मामलों पर पुनर्विचार करने का समय नहीं आ गया है? चीफ जस्टिस ने कहा कि हम किसी भी राज्य को ये नहीं कह सकते कि आप मुनाफाखोरी करिए, यानी कल्याणकारी राज्य होने की बजाय मुनाफा कमाने के चक्कर में पड़ जाइए, लेकिन कम से कम लागत की वसूली तो की जानी चाहिए और उन लोगों से तो होनी ही चाहिए जो सक्षम है। आगे चीफ जस्टिस कहते हैं
हैं कि हमको पता है अभी जिन जिन स्थानों पर चुनाव हुए हैं वहां क्या हो रहा है। चुनाव से ठीक पहले अचानक योजनाएं घोषित कर दी जाती हैं। अब समय आ गया है कि देश के बड़े नेता, पार्टियां और सामाजिक कार्यकर्ता इन चीजों पर विचार करें। यदि हम इस तरह से फिजूल खर्ची करते रहेंगे तो हम राष्ट्र के विकास में बाधा डाल रहे हैं। संतुलन जरूरी है। फिर ये सब कब तक चलेगा? चीफ जस्टिस कहते हैं कि हमारी चिंता यह है कि राज्य घाटे में चल रहे हैं और फिर भी इस तरह से पैसे बांटे जा रहे हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है? इसे विकास कार्यों के लिए क्यों नहीं समर्पित किया जाना चाहिए? दीर्घकालिक योजना क्यों नहीं बना सकते आप लोग? अरे जनता के लिए रोजगार के अवसर पैदा करिए ताकि वो कमा सकें, अपनी गरिमा और आत्मसम्मान बनाए रख सकें। अगर आप सुबह से ही मुफ्त खाना, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बिजली देना शुरू कर देंगे, सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर करेंगे, तो फिर लोग काम क्यों करेंगे? जब उन्हें पता है कि उन्हें एक ही जगह से सब कुछ मिल जाएगा, तो वो लोग काम कहां से सीखेंगे? क्या यही राष्ट्र निर्माण है जो हम कर रहे हैं? तो सुन लिया आपने, मुफ्त की योजनाओं, कैश ट्रांसफर जैसी तमाम चीजों को लेकर चीफ जस्टिस ने इस तरह की तमाम बातें कहा। लेकिन मसला यह है कि ये बातें तब कही गई हैं जब तमिलनाडु राज्य की विद्युत कंपनी केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। मुफ्त बिजली या सब्सिडी वाली बिजली देना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने जो नियम बनाए हैं उससे बाधा उत्पन्न हो सकती है। अब तमिलनाडु में विपक्ष की सरकार है, यानी वहां एनडीए सत्ता में नहीं है और आने वाले वक्त में भाजपा के लिए वहां जमीन बनाना भी मुश्किल लगता है। हालांकि अदालतों के जरिए ही कई बार नफरत फैलाने की कोशिश वहां भी हो रही है। मगर अभी सवाल यह है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि पिछले समय में जो चुनाव हुए हमने देखा है कि उसमें क्या हुआ है। अब यही प्रश्न उठता है कि हुजूर, जब आप देख ही रहे थे कि तमाम राज्यों में चुनाव में किस तरीके से मुफ्त की योजनाएं बांटी जा रही हैं, चुनाव से ठीक पहले एक तरह से वोट खरीदने का काम हो रहा है, तो आप चुपचाप टुकुर टुकुर देख काहे रहे थे? खामोश क्यों हो गए? आपके पास स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? अभी जब तमाम राज्यों में खुलकर मुफ्त योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया, कैश ट्रांसफर किए गए, तब इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं निकली? सवाल यह भी है कि हाल ही में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे थे और चुनाव के दौरान भाजपा की सरकार लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपए बांट रही थी, वो भी बिहार जैसे गरीब राज्य की सरकार, तब हुजूर इस तरह की बातें क्यों नहीं कहे? क्यों नहीं बिहार की सरकार से आपने कहा, भाजपा की सरकार से, कि अरे भाई, बिहार के लोगों को रोजगार का अवसर दो, उनको सम्मान से जीने का अवसर दो, उनको कमाने खाने का माध्यम बताओ, काहे पैसा बांट रहे हो? उल्टे जब बिहार की जन स्वराज पार्टी आपके पास शिकायत लेकर पहुंचती है कि बिहार में 10,000 रुपए बांटकर वोट खरीदे गए, चुनाव में बराबरी का मैदान नहीं था, इस चुनाव को रद्द कर दीजिए, वोट खरीद कर चुनाव हुआ है, तो आपने उन्हें धुतकार दिया। आपने ऐसी ऐसी बातें कही जो नहीं कहनी चाहिए थी। आपने उनसे कह दिया कि जब जनता ने नकार दिया तो हमारे पास आ गए फेमस होने के लिए। आपने जन स्वराज पार्टी से पूछ लिया कि कितना वोट मिला है। एक साल पहले बड़ी पार्टी ने बिहार में झंडा गाड़ दिया, लगभग 3.5% वोट लेकर आए। 3.5% वोट सरकार को पलटने की ताकत रखता है। बेशक जन स्वराज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, मगर फिर भी आपकी ये बातें पूरी तरह से बेमानी लग रही थी। जो शिकायत थी उस पर आपने ध्यान देने की बजाय शिकायतकर्ता के चुनावी परिणाम, चुनावी जीत हार पर फोकस कर दिया और उल्टे आरोप लगा दिया कि वो फेमस होने आ गए हैं। यानी बिहार जैसे गरीब राज्य में जहां की शिक्षा व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है, आज भी यहाँ के बहुत सारे स्कूलों के पास बिल्डिंग नहीं है। एक वीडियो वायरल हुआ था हाल ही में, एक छोटी सी बच्ची रोते हुए बिलखते हुए कह रही है कि स्कूल की बिल्डिंग बनवा दीजिए, धूप लगती है, बारिश होती है तो भागना पड़ता है, पेड़ के नीचे बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं। उस बिहार में जहां पर लाखों लोग बाहर जाकर नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, पलायित हैं, अपने घर पर परिवार के साथ रहकर जिंदा नहीं रह पाएंगे, उस गरीब राज्य में जब पैसा बांटा जा रहा था तो सुप्रीम कोर्ट खामोश था। यानी बिहार जैसे गरीब राज्य में खुलेआम चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की ऐसी तैसी करते हुए जब पैसा बांटा गया, वोट खरीदा गया, तब आप खामोश रहे। और तो और जब आपके पास शिकायत पहुंची, याचिका पहुंची, तब भी आपने चुनाव में पैसे बांटने की बात पर गौर करने की बजाय याचिकाकर्ता को ही अपमानित किया। और आज जब तमिलनाडु का मामला आपकी बेंच में जाता है तो आप देश के विकास की बात कर रहे हैं कि मुफ्त बिजली या सब्सिडी वाली बिजली देने से या फिर मुफ्त की योजनाओं से देश के दीर्घकालिक विकास में बाधा आ रही है। जब जन स्वराज पार्टी के लोग गए थे आपके पास, तब क्या बिहार में 10-10 हजार रुपए चुनाव के दौरान बांटकर विकास में बाधा नहीं आ रही थी? तब वहां पर स्कूल ऑटोमेटिक बन गए थे, बिहार बहुत अमीर राज्य था, तब ये बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी लाइनें कहां थी हुजूर? आखिर बार बार, हर बार देश की न्यायपालिका ये क्यों दिखा रही है कि वो निष्पक्ष नहीं है? सवाल ये भी है कि अगले कुछ ही महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और
पुडुचेरी में। इसमें असम और पुडुचेरी में एनडीए की सरकार है, यानी भाजपा की सरकार है। बाकी के 3 बड़े राज्य हैं, इन तीनों में विपक्ष की सरकार है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों ही ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी बहुत लंबे समय से हाथ पांव मार रही है, नैतिक अनैतिक हर तरीके का प्रयास कर रही है, लेकिन बहुत कुछ हासिल होता हुआ नहीं दिख रहा। केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को किस हद तक बदनाम किया जा रहा है आपने देखा ही। और इन तीनों ही राज्यों में राज्यपालों के माध्यम से कैसे राज्य सरकार को डिस्टर्ब किया जाता है, न्यायपालिका के माध्यम से भी क्या होता है, यह भी आप सबने देखा है। अभी हाल ही में केरल स्टोरी नाम की एक दूसरी फिल्म आई है। इस फिल्म का ट्रेलर देख के यकीन नहीं होता कि हम किसी लोकतंत्र में रहते हैं। यानी हर लेवल पर चाहे आग लगाकर ही सही, भाजपाई सिस्टम इन राज्यों में अपनी सरकार बनाना चाहता है। और आप तो जानते हैं कि अब हर एक पार्टी को चुनाव से पहले मुफ्त की योजनाओं को लॉन्च करके वोट खरीदने की आदत लग गई है। ये आदत अच्छी है या बुरी है, इसको थोड़ा सा किनारे रखकर बस इतना सोचिए। और जब भाजपाई सरकार मुफ्त की योजनाओं को लागू करती है तब देश की अदालतें इतनी खामोश क्यों रहती हैं? बात मध्य प्रदेश की हो, हरियाणा की हो या महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में तो चुनाव को कई महीने टाल कर पैसा बांटा गया, यानी पैसा बांटने के लिए ही कथित रूप से चुनाव टाल दिया गया। और बिहार में तो टालने की जहमत भी नहीं उठाया, चुनाव के दौरान ही पैसा बांट दिया। मगर तब देश की किसी अदालत ने इस तरह की टिप्पणियां नहीं की। सवाल है कि क्या विपक्ष शासित राज्यों को चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं को लागू करने से रोकने की कोई व्यवस्था चल रही है, ताकि वहां पर विपक्ष को लाभ हो, यानी बीजेपी को लाभ मिल सके? क्योंकि सबको पता है जो सत्ता में है वही तो पैसा बांट सकता है, जो विपक्ष में है वो तो खाली वादा ही बांट सकता है। इस हिसाब से यदि देखें तो फिर जहां पर जिसकी सरकार है वही रह जाएगा। हालांकि एसआईआर भी है, हमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे आप दर्शक बताइए, क्या इस मामले में ये टिप्पणियां चीफ जस्टिस की निष्पक्ष नजर आती हैं? अब जरा एक नजर इधर भी डालिए। गृह मंत्रालय ने साल 2024 में सहयोग पोर्टल शुरू किया था। यह बनाया गया था ऑनलाइन कंटेंट को हटाने के लिए, ताकि तेजी से उन चीजों को हटाया जा सके जो देश के लिए ठीक नहीं है। यानी गलत खबरें हैं, मनगढ़ंत चीजें हैं, गलत तरीके से प्रस्तुत की गई हैं। इसके जरिए सरकार और पुलिस सीधे सोशल मीडिया कंपनियों, टेलीकॉम कंपनियों और इंटरनेट प्लेटफॉर्म को कंटेंट हटाने का आदेश भेज सकती हैं। अब दवायर के हाथ सहयोग पोर्टल का यूजर मैनुअल लग गया है। हाथ लगना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सरकार ने कभी इसके बारे में बताया नहीं था, यानी ये चीजें पब्लिक नहीं थी। जो मैनुअल मिला है इसमें साफ साफ पता चलता है कि कंटेंट हटाने का आदेश अब एक तरफा हो चुका है। यह आदेश सीधे सरकार और सोशल मीडिया या टेलीकॉम कंपनियों के बीच काम करता है। यानी हमने कोई वीडियो बनाया आपके लिए, सरकार को अच्छा नहीं लगा, और आप तो जानते हैं वर्तमान में सरकार और बीजेपी आरएसएस में कोई फर्क रह नहीं गया है। कौन सा कार्यक्रम बीजेपी का होता है, कौन सा बयान बीजेपी का है, कौन सरकार का है, कुछ पता नहीं चलता, और कौन सा आरएसएस का है ये भी नहीं पता चलता। वैसे ही पूरा सिस्टम भी नजर आने लगा है। यानी हमने किसी मुद्दे पर बात किया, कोई वीडियो बनाया, सत्ता में बैठे हुए लोगों को उनकी विचारधारा को पसंद नहीं आया तो वो डायरेक्ट ऑर्डर देकर वीडियो को डिलीट करा देंगे, और इन सब में हम लोगों का कोई रोल नहीं होगा। यानी हमारे द्वारा कही गई बात और सरकार की शिकायत पर कोई समीक्षा नहीं होगी। सहयोग पोर्टल आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 79(3)(b) का इस्तेमाल करता है, साथ ही साथ इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस 2021 के रूल 3(1)(d) का भी इस्तेमाल करता है। मगर समस्या यह है कि इसके इस्तेमाल में केंद्र सरकार ने सेक्शन 69A जो कि कंटेंट ब्लॉकिंग के लिए बना है उसको बाईपास कर रही है। यानी कानूनी प्रक्रिया को निभाया नहीं जा रहा और सीधे आदेश दिए जा रहे हैं। हाल ही में 10 फरवरी 2026 को सरकार ने नए आईटी रूल्स नोटिफाई किए हैं। पहले कंटेंट को हटाने की समय सीमा 24 से 36 घंटे थी, अब इसे घटाकर मात्र 3 घंटे कर दिया गया है। यानी हमने यहाँ कोई वीडियो पब्लिक किया, सरकार को पसंद नहीं आया। सरकार का मतलब कौन कौन है आज की डेट में आप जानते ही हैं। लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि भाजपा आईटी सेल का मुखिया जो है अमित मालवीय, वो एक इशारा करेगा और वीडियो हट जाएगी। यानी लोगों को ऐसा संदेह है, यानी उन लोगों को पसंद नहीं आया तो 3 घंटे के भीतर वीडियो हटा दी जाएगी, और ये नियम 20 फरवरी 2026 से लागू हो जाएंगे। अब सरकार को और सरकार में बैठे लोगों को कौन सी बातें पसंद नहीं आती हैं, कौन से लोग पसंद नहीं आते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। पहले से ही स्वतंत्र पत्रकार और सवाल करने वाले किन किन माध्यमों से परेशान किए जाते हैं हम सब ने देखा है। अब तक सिस्टम ये था कि लिखित आदेश देना पड़ता था, वजह बतानी पड़ती थी कि वीडियो क्यों हटाना चाहते हैं, क्या आपत्ति है, या फिर कोई कंटेंट क्यों गलत लग रहा है, हमारा कंटेंट हटाया जा रहा है तो हमें नोटिस मिलती थी, एक जुडिशियल कमेटी समीक्षा करती थी। अब सहयोग के जरिए ये सब कुछ साइडलाइन हो गया है और पूरा कंट्रोल गृह मंत्रालय के हाथों में जाता हुआ दिख रहा है। और यहाँ वीडियो को हटाने के इतने सारे कारण दे दिए गए हैं जिनका दायरा इतना बड़ा है कि वो असीमित नजर आता है। आपको कभी समझ नहीं आएगा कि किस मामले में आपका वीडियो हटा दिया गया। पिछले सालों में हमने देखा कि जब भी इस तरह स्वतंत्र पत्रकारों की आवाज दबाने का प्रयास हुआ तो उसके पीछे सत्ता में बैठे लोगों को लेकर कुछ बड़े बड़े खुलासे हैं। यानी जब लगता है कि कुछ बड़ा खुलासा हो रहा है, होने वाला है, फंस जाएंगे, बदनामी होगी, तो आवाज दबाने का नया हथियार बना लिया जाता है। 20 तारीख से एक नया हथियार काम करने जा रहा है, यानी लोकतंत्र की अम्मा और मजबूत होने वाली है। बधाई हो। देश में एक तरफ सत्ता के करीबी सेठ लोग अमीर होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ गरीबी बढ़ती जा रही है, मगर सरकार का ध्यान अमीरों से टैक्स वसूलने पर कम बल्कि
उन्हें आर्थिक लाभ देने का है और सामान्य लोगों से ज्यादा टैक्स वसूल लेना चाहती है। सरकार ने वित्त विधेयक 2026 में एक बदलाव किया, जिसके तहत अब विकलांग सैनिकों की विकलांगता पेंशन पर भी टैक्स लगाने का उपाय निकाला गया है। और इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि यदि कोई सैनिक युद्ध के दौरान या सैन्य कार्यवाही में घायल हुआ और इस कारण उन्हें सेना से निकाल दिया गया यानी रिटायर कर दिया गया, तो इन लोगों को टैक्स में छूट मिलेगी अपनी पेंशन पे। तो इन लोगों को विकलांगता पेंशन पर टैक्स में छूट मिलेगी, लेकिन जो घायल होने के बाद भी सर्विस में है या फिर जिनकी विकलांगता किसी युद्ध या सैन्य कार्यवाही में नहीं बल्कि ड्यूटी पर ही अन्य कारणों से हुई, भले ही सेना की कठिन परिस्थितियों के कारण ही, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, यदि कोई सैनिक सीमा पर तैनात है, पहाड़ी चढ़ रहा है, गिर गया, पैर टूट गया, विकलांग हो गया, तो उसकी विकलांगता पेंशन पर टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि ये कोई युद्ध या सैन्य कार्यवाही में हुई दुर्घटना नहीं है। अब आप कहेंगे कि इससे क्या मतलब है, व्यक्ति ड्यूटी पर तो था, काम तो देश का ही कर रहा था, सेना का ही कर रहा था। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, गुजराती जोड़ी को समझ में नहीं आती। इसका मतलब यह है कि जो सैनिक दर्द और कष्ट झेलकर और विकलांगता के बाद भी देश की सेवा कर रहे हैं, अब उनकी पेंशन पर टैक्स लिया जाएगा। कांग्रेस यही सारे आरोप लगाकर सरकार को चेतावनी दे रही है, जबकि पहले नियम यह था कि अगर किसी सैनिक को ड्यूटी के दौरान चोट लगी या फिर सेना की कठिन सेवा शर्तों की वजह से विकलांगता हुई या विकलांगता बढ़ी, तो उनकी विकलांगता पेंशन पूरी तरह से टैक्स फ्री होती थी, चाहे वो सेवा में रहे या सेवा से बाहर हो जाए। 2023 में विकलांगता पेंशन का नाम बदल दिया गया और आप तो जानते हैं नाम बदलने के पीछे कौन कौन सा खेला किया जाता है। वही खेल विकलांग सैनिकों के साथ भी हो रहा है। वैसे नाम तो विकलांग का भी बदल दिया गया था, दिव्यांग। कांग्रेस और पूर्व सैनिक संगठन अब कह रहे हैं कि ये सैनिकों के बलिदान का अपमान है, इससे सेना का मनोबल टूटेगा। सरकार 2016 से ही ऐसी पेंशन पर टैक्स लगाने की कोशिश कर रही थी, अब 2026 के बिल से इसे आंशिक रूप से लागू कर दिया गया है। कांग्रेस ने मांग किया है कि पुराने नियम वापस लिए जाएं जो 1922 और 1961 में लागू किए गए थे। सभी विकलांग सैनिकों की पेंशन पूरी तरह से टैक्स फ्री रहे और 2023 की नई विकलांगता नीति वापस ले ली जाए। पूर्व सैनिकों ने फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का भी उदाहरण दिया और याद दिलाया कि वो युद्ध में घायल हुए थे, लेकिन फिर भी सेना में बने रहे और देश के सबसे बड़े सैन्य पद तक पहुंचे। घायल सैनिकों को सेवा में बनाए रखना सेना की परंपरा है और इससे मनोबल बढ़ता है। अब सरकार उसी परंपरा को सजा दे रही है टैक्स लगाकर। कहा जा रहा है कि लगभग 2 लाख विकलांग सैनिक इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। कांग्रेस चेतावनी दे रही है कि 1 मार्च से जंतर मंतर से देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाएगा यदि सरकार ने विकलांग सैनिकों के पेंशन पर टैक्स वाली व्यवस्था पर रोक नहीं लगाया तो। वैसे सैम मानेकशॉ की उपलब्धियों को बेहद कम शब्दों में याद करें तो 1971 के युद्ध को याद करिए। यही सेना अध्यक्ष थे जब धरती का भूगोल बदला गया राजनीतिक वाला। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, बांग्लादेश का निर्माण हुआ और 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया भारत की सेना के सामने। भारत के लिए इससे ज्यादा गौरवपूर्ण, भारत की सेना उनकी क्षमताओं के लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण पल शायद ही कोई हुआ हो। ये भी सेना में रहते हुए घायल हुए थे और सेना को छोड़कर गए नहीं, लेकिन अब सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसे सैनिकों और अधिकारियों की विकलांगता पेंशन पर भी टैक्स लगाना चाहती है। और कैसे कैसे तरीके निकाले जा रहे हैं सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए, जरा इस पर ध्यान दीजिए। अगर 2 लाख लोगों की विकलांगता पेंशन से टैक्स ले भी लिया जाए तो कितना पैसा मिल जाएगा। दूसरी तरफ धन्ना सेठों के जो लाखों करोड़ का कर्जा माफ किया जा रहा है उसको देखिए, हमारे विश्वगुरु के खर्चे देखिए। बाकी ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अमृत काल में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। ऐसा लगता है ये लोग जिन चीजों के नाम पर यानी जिन मुद्दों के नाम पर सरकार में आए थे उन्हीं चीजों को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं और उनमें से एक था राष्ट्रवाद, देश की सेना।